टिकट ले आए, भाजपा ने आप पर विश्वास जता दिया, आलाकमान ने आप पर विश्वास जता दिया, तो सुरजेवाला से कैसे पार लगा पाओगे? क्या सुरजेवाला से आप जीत पाओगे? जो व्यक्ति लगातार 3 चुनाव हार चुका है, जिसको अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो खुद लड़ेगा, बेटे को लड़ाएगा। कहीं ना कहीं अब भी आवाज ये आती है कि जो काम रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने कार्यकाल में किया, भाजपा ने अपने 10 साल के शासनकाल में कैथल में ऐसा काम नहीं करवाया जितना विकास कार्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया। रणदीप जी ने जो काम गिरवाए, मैं उनके काम आज आपको गिनवा देता हूँ। उन्होंने काम किया व्यापारी वर्ग को धमकाने का, यहाँ गुंडों को शह देने का, शहर का माहौल खराब करने का। कैथल से जींद वाला 4 लेन जो रास्ता बनना, सड़क बननी थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। वो रोड की पट्टियां लगा लगा कर गुजारा किया जा रहा है। आपकी राज्य मंत्री, पूर्व में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के हल्के की ये हालत है। क्या कैथल के आसपास के राउंडिंग एरिया की बात करें तो सड़कें टूटी पड़ी हैं। फ्रांस वाले रोड की बात करें, वो नहीं बना पाए। तो इससे लगता है कि वाकई में विकास घोषणा जुमला है कि वाकई में ये घोषणा पूर्ण होगी? नहीं, ये कोई आज तक भाजपा की एक भी घोषणा जुमला नहीं साबित। देश को गोल्ड मेडल मिलता मिलता रह गया। जब सरकार का हक बनता था उन डाइटिशियन से पूछने का, सरकार का हक बनता था उन कोच से पूछने का कि आखिरकार इतनी कमी, इतनी चूक क्यों रही कि मात्र 100 ग्राम से विनेश फोगाट को बाहर निकाल दिया गया? तो आपको क्या लगता है सरकार ने पूछा नहीं? सरकार ने एक एक चीज उनसे पूछा। विनेश फोगाट के साथ क्या किया? समर्थन में नहीं उतर पाई, रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई। ऐसा क्यों? ऐसा विनेश फोगाट ने क्या किया? ये तो राजनीति है सरकार का, तो एक एक व्यक्ति उनके साथ खड़े है। लेकिन आपको लगातार उनके साथ नजर आ रहा है, लेकिन आपका एक नुमाइंदा विनेश फोगाट के साथ नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं नजरें नहीं मिला पा। उस जंजाल से लोगों को निकालने की जरूरत है। जब वो एक ऑफिसर ये कह देता है कि ये रूल लेके आओ, ये चीज लेके आओ। सिस्टम आप लोगों ने तो दिया है। नहीं, ये सिस्टम आप लोगों ने दिया है। अधिकारियों को हैवी किसने बनाया? अधिकारियों को जनता पर हैवी होने के लिए तमाम जो पावर है वो अधिकारियों को किसने दिया? आपकी सिस्टम ने दी है। नहीं। उपेंद्र हुड्डा हिसाब मांगो यात्रा से हिसाब मांग रहे हैं आप लोगों से, क्यों नहीं हिसाब दे देते? बिठाओ एक पटल पर, कह दो ले हिसाब लो। हाँ, तो आप बुला लीजिए उनको। जहां भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हिसाब देने को तैयार है। निमंत्रण दो ना। निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है। ये चुनाव ही निमंत्रण है। ये चुनाव ही निमंत्रण है कि चुनाव ही फैसला कर देगा जनता किसका हिसाब करेगी। आपके सामने आ जाएगा ये। हरियाणा में चुनावों का आगाज हो चुका है, लेकिन 4 तारीख को अंजाम क्या होगा ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन लगातार तमाम नेता अपने आला कमानों से टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। उसी कड़ी में आज कैथल टीवी की हॉट सीट पर हैं भाजपा के युवा नेता नरेंद्र गुर्जर हैं, जो लगातार ग्राउंड पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और लगातार पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कैथल विधानसभा से ताल ठोकी हुई है। तो हमारे साथ कैथल टीवी की हॉट सीट पर नरेंद्र गुर्जर जी। गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भाई साहब। और सबसे पहले मैं आज भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन की सभी लोगों को, सभी भाइयों को और सभी बहनों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये त्योहार सबके जीवन में एक प्यार और खुशियां लेके आए। नरेंद्र गुर्जर जी, मेरा पहला सवाल सीधा सा है। लगातार पार्टी के लिए प्रचार प्रसार ग्राउंड पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल विधानसभा के लिए ताल आपने ठोक दी है और आला कमान से आप टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रयास कहां तक सफल आप मानते हैं कि आपको जो है हाई कमान जो है वो आशीर्वाद देगी और कैथल विधानसभा से टिकट देकर आपको मैदान में उतारेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करने का एक तरीका होता है। मेरा काम है लोगों के पास जाना, उनसे रूबरू होना, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, नीतियों से लोगों को अवगत कराना, भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे काम हैं उनको लोगों के सामने लेके जाना। और यही हम सब प्रयास करते हैं कि पार्टी के अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाए। उसके बाद पार्टी के आलाकमान और पार्टी के जो सीनियर नेता होते हैं और जनता से सलाह मशवरा करके जो भी हम में से बेस्ट होगा, अच्छे से काम करेगा, तो उसको मौका दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो पार्टी मेरी भी आवाज सुनेगी। तो वहीं अगर बात करें तो जो भाजपा के अन्य उम्मीदवार हैं, चाहे वो मौजूदा विधायक लीलाराम हो, कैलाश भगत हो, सुरेश गर्गनौच हो, सुरभि गर्ग हो, इनसे आप अपने आप को मजबूत कैसे मानते हैं कि अगर पार्टी दाव खेले तो उनको टिकट न देकर आपको दे? आप उनसे मजबूत अपने आप को कैसे मानते हैं? देखिए, बात मजबूत तो वो आदमी होता है जिसको जनता जिसके साथ हो।
वो चाहे मैं हूं या जो अन्य हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका आपने नाम लिया, जिसके साथ जनता होती है वही मजबूत होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ पार्टी में तो हर व्यक्ति काम करता है, विपक्ष में भी काम करता है। जो ये चुनाव लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व होता है जिसके साथ ज्यादा जनता का झुकाव जिसकी तरफ हो जाएगा वही मजबूती से अपनी उनकी आवाज कितनी मजबूती से उठा पाएगा, यही फैसला जनता ने करना है। यानी कि तो विधायक लीलाराम जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, यानी जनता उनके साथ नहीं है। साफ तौर पर अगर बात करें, नगर परिषद में चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है, क्या वो जनता की आवाज नहीं उठा पा रही, जनता उनके साथ नहीं है? देखिए, जनता हम सब के साथ है, तभी तो हम यहाँ नगर परिषद का चेयरमैन हमारा है, मौजूदा विधायक हमारा है और अन्य पद भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद में भी हमारी बहुमत आने वाला है। तो ये सारी चीजें जनता के सहयोग से तो पॉसिबल हो रही हैं। अगर जनता साथ नहीं होती, देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज व्यक्ति नहीं होता, हमारे लिए है कमल का फूल। हम कमल के फूल को आगे लेके चलते हैं, बाकी तो हम सब तो ये तो व्यवस्थाएं हैं, पहरेदार हैं, जो जिस कमल के फूल का निशान लेके जनता के सामने जा रहे हैं, उनके सामने बात रख रहे हैं। तो जनता फैसला करेगी, पार्टी फैसला करेगी कि उन्होंने इस बार किसको मौका देना। नरेंद्र गुर्जर जी, चलिए, इन नेताओं से तो आपकी पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार हैं, मान लिया उनसे आप जीत कर टिकट ले आए, भाजपा ने आप पर विश्वास जता दिया, आलाकमान ने आप पर विश्वास जता दिया, तो सुरजेवाला से कैसे पार लगा पाओगे? क्या सुरजेवाला से आप जीत पाओगे? आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि सुरजेवाला से जीतना, जो आ व्यक्ति लगातार 3 चुनाव हार चुका है, जिसको अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो खुद लड़ेगा, बेटे को लड़ाएगा। वो अपनी पार्टी के एक सिस्टम को नहीं मानता कि उसने जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, उन्हीं में से हम टिकट देंगे। लेकिन आप देख सकते हो सुरजेवाला जी अपनी पार्टी के सिस्टम को नहीं मानते। आपके माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि उन्होंने तो अप्लाई भी नहीं किया, किसी ने भी, बाप बेटे ने। और दूसरी बात, ये जनता चाहे वो देश की हो, चाहे प्रदेश की हो और चाहे कैथल की हो, ये अगर आप दिल्ली में बात करेंगे तो माँ बेटे की सरकार बनाना चाहते हैं, अगर हरियाणा चंडीगढ़ में बात करेंगे तो बाप बेटे की सरकार बनाना चाहते हैं, और कैथल के लिए भी बाप बेटे की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की सरकार बनाती है। तो मैं तो इनको कहीं इस तरीके से देखता नहीं। ये तो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, ना कि लोगों के विकास के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। अच्छा, आपकी नजर में अगर विकास की दृष्टि से अगर बात करें, तो विकास किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का विकास हुआ है? देखिए, विकास 2-3 तरीके का होता है। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है, और एक जो लोगों की व्यक्तिगत जो उनके जीवन में सुधार होता है, एक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका जो विकास होता है। तो इस सारी कड़ी में आज के टाइम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, हम हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे नेतृत्व में, हमारी पार्टी के नेतृत्व में आप सड़कों का जाल देख सकते हो, किस तरीके से माननीय गडकरी जी ने पूरे देश का नक्शा बदल दिया है। आप हरियाणा में देख सकते हो कि किस तरीके से सड़कों का और जो बाईपास हैं उनका विकास हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि गांव-गांव हर घर में हमने नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करी है। हर घर तक एक गैस पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं पिछले 10 सालों में हमने खड़े करके दी हैं। इनको सुचारू रूप से आगे लेकिन चलाना। शहर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण आप लोग नहीं करवा पाए। आज भी आप एक दैनिक अखबार की बात करें तो कैथल से जींद वाला 4 लेन जो रास्ता बनना, सड़क बननी थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। वो रोड की पट्टियां लगा लगा कर गुजारा किया जा रहा है। आपकी राज्य मंत्री, पूर्व में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के हल्के की ये हालत है। क्या कैथल के आसपास के राउंडिंग एरिया की बात करें तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, फ्रांस वाले रोड की बात करें वो नहीं बना पाए। तो इससे लगता है कि वाकई में विकास हुआ है। अभी पिछले महीने, चलो बारिश के सीजन में सड़कें टूट जाती हैं, अभी ही पिछले 15 दिन पहले ही आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल के विकास के लिए 27 करोड़ रुपए की ग्रांट सड़कों के निर्माण के लिए अलॉट करी है। और अब आप बात करते हो कि सड़कें टूटी हुई है। कैथल से जींद की सड़क पे अभी भी काम चले हुआ है। आप जाके टाकियां लगाने की काम चला हुआ है, वो लेकिन पूरे सड़क उसको बनाने उखाड़ का के काम नहीं सड़क, चला। देखिए सड़क वो जो आप कह रहे हो न्यूज़पेपर में, वो कहीं से उन्होंने लगाई है कि 4 लेन का जो प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं भाई उन अखबार के मुताबिक, लेकिन जो सड़क है वो तो जो अभी है मौजूदा, उसको तो दोबारा रिकारपेट किया जा रहा है। आप कैथल से करनाल की सड़क देख लीजिए जिसको 4 लेन किया जा चुका है।
कैथल से कुरुक्षेत्र की सड़क देख लीजिए, जिसको दोबारा बिल्कुल नए तरीके से बनाया जा चुका है। आप कैथल से पेवा चौक से और ये जो चंडीगढ़ वाली हमारी सड़क है, इसको भी 4 लेन से जोड़ा जा चुका है। नहर जो ये अपनी ड्रेन की पटड़ी है, पाडला गांव को बाहर से बाहर निकाला जा चुका है। तो इस तरीके के बहुत से काम हमने किए हैं और विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। हम ये नहीं कहते, इस चीज का भी हम ज्यादा वो नहीं करते कांग्रेस की तरह, भाई अगर आपने 2 करोड़ रुपए की कोई काम करवाया है तो हमारे मंत्री जी कह देते थे मैंने 200 लाख रुपए का काम करवा दिया। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम भाजपा का नहीं है। भाजपा काम करती है, लोग उससे सहमत है, तभी लगातार लोगों का विश्वास भाजपा जीतने में कामयाब हो। कहीं ना कहीं अब भी आवाज ये आती है कि जो काम रणदीप सिंह सुरजेवाला में अपने कार्यकाल में किया, भाजपा ने अपने 10 साल के शासनकाल में कैथल में ऐसा काम नहीं करवाया जितना विकास कार्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने करवाया। देखिए, ये सब उनकी जो मैनेजमेंट थी, टीम थी, मैंने अभी जैसे कहा कि 2 करोड़ के काम को 200 लाख का बताना, उस तरीके से उन्होंने लोगों को यहाँ बहका के रखा। और वो जो चुनाव भी जीतते थे, कभी परिसमन में गांव चेंज करवा दिए, कभी कुछ करवा दिया, उस तरीके से उन्होंने 2 चुनाव अपने मैनेज कर लिए थे। विकास के नाम पे कभी भी कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता। विकास के नाम पे भाजपा तीसरी बार देश में सरकार बना चुकी है और अब यहाँ करेंगे। रणदीप जी ने जो काम गिरवाए, मैं उनके काम आज आपको गिनवा देता हूं। उन्होंने काम किया व्यापारी वर्ग को धमकाने का, यहाँ गुंडों को शह देने का, शहर का माहौल खराब करने का। उनके समय में आज आप एक काम करिए, आज किसी भी आप मंडी में जाके अगर आड़ती से पूछेंगे, जब कांग्रेस के टाइम पे रैली होती थी तो उसका सारा खर्चा मंडी एसोसिएशन को उठाना पड़ता था। और आज भाजपा के समय में जो भी रैली होती है वो भाजपा अपने उससे करती है। किसी भी व्यापारी को, किसी को भी अगर किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने कभी कहा हो कि आप खर्चा करिए, तो मैं आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि चौटाला साहब के समय क्या होता था, रणदीप जी के समय क्या होता था, किस तरीके से कैथल के हमारे व्यापारी भाइयों को धमकाया और डराया जाता था। उनको आज क्या, आप उनसे अगर जाके पूछेंगे तो बिल्कुल आराम से कहेंगे कि हम इस समय इतने खुश हैं कि हमें अपना व्यापार करने की पूरी आजादी है। तो ये काम थे रणदीप सुरजेवाला के, इस तरीके से उन्होंने लोगों को डरा धमका के और इस तरीके से उन्होंने ये 10 साल अपने निकाले थे। और मैं अब कैथल की जनता 2019 में बिल्कुल समझ चुकी है इनको और 2024 में और भी अच्छे से इनको समझा देगी। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जो घोषणाएं की गई वो लोगों के लिए जुमला बन गई है, क्योंकि आचार संहिता लगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वोट बटोरने के लिए सब घोषणाएं की गई थी जो कि अब फेल हो गई। इस तरह के आरोप जो है विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या मानते हैं कि 2024 में दोबारा से सत्ताई कुर्सी पर बैठ पाएंगे? विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है जी। अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे और खासकर झूठे आरोप नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या? वो हमारी सरकार की नीतियों का तो बखान करने से रहे कि नायब सैनी जी ने ये काम इतना अच्छा कर दिया, इससे हम सहमत है। अरे वो तो, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, वो तो भारतीय सेना से सहमत नहीं होते। हम तो फिर भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वाली एक पार्टी हैं, एक सरकार बनाते हैं। लेकिन वो तो जब भी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो पूछते हैं वो आतंकवादी कहाँ हैं जिनको मारा। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है तो पूछते हैं कहाँ पे बम गिराए। तो वो लोग, उन लोगों का तो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो अपना, वो तो उनका तो काम है, विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने, ये घोषणा जुमला है कि वाकई में ये घोषणा पूर्ण होगी? नहीं, ये कोई आज तक भाजपा की एक भी घोषणा जुमला नहीं साबित हुई। सभी काम हमने हमारे, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व, जो बोला है वो किया है। आप अपने समय में जब पढ़ते थे, आपके मन में, आप अपने मन से पूछिए, क्या उस समय ये हालात नहीं थे? आप सब लोग जो भी है कि जो रणदीप सुरजेवाला की कोठी पे ज्यादा जाएगा या जो ज्यादा पैसे लेके जाएगा सिर्फ उसको ही नौकरी मिलेगी, क्या वो हालात नहीं थे? और आज उन हालातों को बदलकर हमारी सरकार ने, आप जाके देखिए लाइब्रेरी में, कोचिंग इंस्टीट्यूटों में किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप उनसे जाके अगर ये पूछोगे कि आप किसी बीजेपी के नेता के पास गए, क्या आप किसी को जानते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, हम नहीं गए। उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार करके दिया है इस कमल के फूल ने, जिससे हम सिर्फ लाइब्रेरी जाते हैं और अपनी मेहनत से ही नौकरी पाते हैं। अच्छा नरेंद्र जी, अगर हम नायब सैनी मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें जो रहा है और मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की बात करें, तो दोनों में से बढ़िया कार्यकाल किसका रहा है? देखिए, ये तुलना तो आपका काम है करने का। आपकी नजर में क्या लगता है? मुझे तो अभी देखो, 9.5 साल माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे और 6 महीने अभी नायब जी ने काम किया है। और उन्होंने जो नींव तैयार करी थी मनोहर लाल जी ने 10 सालों में, जो पिछले कई सालों का भ्रष्टाचार और कुशासन रहा, उस पे एक ईमानदारी की
और एक साफ और स्वस्थ राजनीति की एक नींव माननीय मनोहर लाल जी ने एक नींव रखी है हरियाणा की। उस पे अब कहते हैं ना, एक बड़े मकान बनाने की तैयारी और एक अच्छा मकान बनाने की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है, और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि उनको जब दोबारा मौका मिलेगा तो हरियाणा को वो एक बुलंदियों पे पहुंचाएंगे। चलिए, कैथल विधानसभा से रिलेटेड आपके से ही रिलेटेड एक सवाल है मेरा। ऐसी क्या कमियां आपके तमाम उम्मीदवारों में, चाहे वो मौजूदा विधायक लीलाराम रहे हों या और नेता रहे हों, ऐसी क्या कमियां दिखी आपको कि जो वो कैथल की विधानसभा की जो जनता है उनके लिए नहीं कर पाए और नरेंद्र गुज्जर को मैदान में आना पड़ा और टिकट के लिए जो है वो अब लगातार जो है आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, तो ऐसी क्या कमियां थी? देखिए, कमियां तो मैं नहीं कहूंगा कि कमियां रही होंगी इनकी, लेकिन एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक व्यक्ति का व्यवहार और चरित्र ही उसकी असली पहचान होती है। और जब हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में होते हैं, जब लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, तो लोगों की अपेक्षा पूरा करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें डीसी, एसपी और अन्य सभी अधिकारी, चाहे वो कोई भी हो, मार्केट कमेटी हो और कोई भी हो। तो कई बार क्या होता है, ऑफिसर एक ऐसी अ, प्रवृत्ति का माइंडसेट हो जाता है उनका कि वो रूल और रेगुलेशन के जंजाल में आम जनता को और हमारे नेताओं को भी बहकाने का काम करते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मेरा भी अपना व्यक्तिगत काफी उनके साथ संबंध रहा है, ऑफिसरों, मेरे साथी भी बने, उनसे डिस्कशन भी चलती रहती है कि उस जंजाल से लोगों को निकालने की जरूरत है। जब वो एक ऑफिसर ये कह देता है कि ये रूल लेके आओ, ये चीज लेके आओ। सिस्टम आप लोगों ने तो दिया है। नहीं, ये सिस्टम आप लोगों ने दिया है। अधिकारियों को हैवी किसने बनाया? अधिकारियों को जनता पर हैवी होने के लिए तमाम जो पावर है वो अधिकारियों को किसने दिया? आपकी सिस्टम ने दी है। नहीं, अधिकारियों को पावर जनता का काम करने के लिए दी गई है, ना कि हमारे ऊपर हैवी होने के लिए दी गई है। क्योंकि विधायक जनता लीलाराम खुद कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अधिकारी की क्या हिम्मत है वो ना सुने? अभी आपके सामने मैंने फोन करके अधिकारी को बोला है, उन्होंने उनको फटाफट बुलाया है, और मेरे पास तो अभी कोई सार्वजनिक दायित्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बात है वो तो सुनना पड़ेगा उनको। नहीं सुनेंगे तो उनको सुनाएंगे, उनकी मजबूरी बना देंगे सुनने के लिए। ये बात नहीं है कि तो नेताओं अधिकारी की ये कमियां देखी गई हैं कि वो अधिकारियों पर डायरेक्ट तरीके से जो है वो जनता के कामों के हित के लिए बात नहीं कर पाते, इसलिए कहीं ना कहीं मैदान में आए कि डायरेक्ट रूप से कम जनता की तो सुने अधिकारी। बिल्कुल जनता की आवाज अधिकारियों को सुननी पड़ेगी। ये मैं पूरा विश्वास और भरोसा जनता को दिलवाता हूं कि अधिकारियों को बिल्कुल सही तरीके से लाइन पे लगाने का काम हम करेंगे। पहले भी हमने किया है। देखिए, आज से पहले अगर आपको पेंशन लेनी थी तो अधिकारी के पास जाना, आपने आपकी प्रॉपर्टी आईडी कुछ भी बनवानी तो अधिकारी के पास जाना, आपने आपका अगर इलाज किसी के पास जाना तो आपने अधिकारी के पास जाना, तो उसके पास पावर होती थी। आज हमारी सरकार ने पोर्टल व्यवस्था के माध्यम से सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। अब आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, या प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है, फैमिली आईडी बनवानी है, आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा के अपलोड कर दीजिए, आपका साथ के साथ बन जाएगा। हमारी सरकार ने अधिकारियों के और जनता जनता के बीच का फासला कम करने की कोशिश की है, और इसमें अगर कोई भी अधिकारी अड़चन अड़ाता है तो इसको आने वाले समय में हम और दुरुस्त करेंगे, और अच्छे से जनता तक ये सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी सरकार ने खिलाड़ी के सम्मान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विनेश फोगाट के साथ क्या किया? समर्थन में नहीं उतर पाई, रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाई। ऐसा क्यों? ऐसा विनेश फोगाट ने क्या किया? ऐसा क्यों सरकार ने किया कि विनेश फोगाट को एकदम से दरकिनार कर दिया, जो देश के सम्मान के लिए कुश्ती में गोल्ड मेडल के हकदार थी? देखिए बहन, विनेश फोगाट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्भाग्य था कि ओलंपिक एसोसिएशन के जो भी ये गलत रूलों की वजह से वो मेडल हम नहीं जीत पाए। लेकिन सरकार नहीं खड़ी लेकिन पाई। नहीं 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 नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? सरकार ने एक सिल्वर मेडल की सारी सुविधाएं जो उनको देने का निश्चय किया है, उनको उसका जो भी सिल्वर मेडल के साथ साथ जो भी व्यवस्थाएं और जो भी चीजें दी जाती है, सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है। ये तो राजनीति है सरकार का, तो एक एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। लेकिन हुड्डा परिवार लगातार उनके साथ नजर आ रहा है, लेकिन आपका एक नुमाइंदा विनेश फोगाट के साथ नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं नजरें नहीं मिला पा रही। नहीं, इसमें सरकार का क्या रोल है? अगर मतलब वो वहां पे उस पूरे प्रकरण में सरकार ने तो हमेशा साथ दिया है। एक सिल्वर मेडल की सारी जो भी सुविधाएं हैं वो देने का फैसला कर चुकी है सरकार। अगर सरकार समय रहते विनेश फोगाट को एलिमिनेट होने से पहले अगर वापसी से ले आती तो सिल्वर मेडल के हकदार होते तो हम क्या लोग। क्या वहां पे, एक बात है, क्या वहां पे जो डाइटिशियन थे,
जो लोग थे वो हमारे रेसलर खुद चुनते हैं, वो अपने हिसाब से ही बोलते हैं कि इन लोगों की हमें सेवाएं चाहिए, चाहे वो उनका कोई फॉरेन का कोच हो। हमारे रेसलरों के लिए जो भी रेसलर के कोई भी खिलाड़ी की जो भी व्यवस्था होती है, काफी लोग आप ये पहले ही विदेश में जाके प्रैक्टिस भी करते हैं, सारी चीजें हैं। तो जो ये मामला हुआ है इसका तो पूर्ण रूप से जो भी सत्य बाहर आएगा वो बैन विनेश फोगाट और वहां के जो ये सवाल आप उन डाइटिशियन से पूछ सकते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये सरकार का भी हक बनता है, सरकार का भी हक बनता है जब पूछने हमारे का। हमारे इस भाई देश को गोल्ड मेडल मिलता मिलता रह गया, जब सरकार हमारे का हक बनता था उन डाइटिशियन से पूछने का, सरकार का हक बनता था उन कोच से पूछने का कि आखिरकार इतनी कमी, इतनी चूक क्यों रही कि मात्र 100 ग्राम से विनेश फोगाट को बाहर निकाल दिया गया। तो आपको क्या लगता है सरकार ने पूछा नहीं? सरकार ने एक एक चीज उनसे पूछा, सरकार ने वहां जो भी मदद सरकार अपने लेवल पे करवा सकती थी सारी मदद सरकार ने करवाई है। तो क्या वहां उल्टा के एडवोकेट जो भी उस अपील की या जो भी व्यवस्था वहां की सब सरकार ने ही तो आपने करवाया। कहा कि विनेश फोगाट को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है, तो क्या हुड्डा परिवार राजनीति कर रहे हैं? अभी मैं आपको 5 मिनट पहले कह के हटा हूं कि हुड्डा परिवार तो जब सेना पे ही राजनीति कर लेता है। 370 टूटी जब इन्होंने कहा, जब अभी राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर हिंदू समाज का मजाक उड़ा रहे थे तो पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी भी ताड़ियां बजा रहे थे। तो ये तो अपना खो ही चुके हैं बिल्कुल ही राजनीति की सिवा। दूसरा देखिए ये समय है राजनीति का, इनको करने दीजिए। चुनाव इसी प्रक्रिया का नाम है। अगर इन ये जो आदमी पॉजिटिव राजनीति करेगा उसको जनता चुनेगी, जो नेगेटिव करेगा उसको नहीं चुनेगी। आप लोग इतने काम गिनवा रहे हैं कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, हमने जाल बिछा दिया, हम ये करवा रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा हिसाब मांगो यात्रा से हिसाब मांग रहे हैं आप लोगों से, क्यों नहीं हिसाब दे देते? बिठाओ एक पटल पर, कह दो ले हिसाब लो। हाँ तो आप बुला लीजिए उनको जहां भी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हिसाब देने को तो तैयार है। निमंत्रण दो ना। निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है। ये चुनाव ही निमंत्रण है, ये चुनाव ही निमंत्रण है कि चुनाव ही फैसला कर देगा जनता किसका हिसाब करेगी। आपके सामने आ जाएगा ये तो अभी राहुल गांधी जी ने भी यात्रा करी थी पूरे देश में, उन्होंने भी न्याय मांगा, सब कुछ किया, तो जनता ने जब भी फैसला कर दिया। ये भी घूम रहे हैं, उन्हीं की टीम के सदस्य हैं, तो ये भी घूम रहे हैं, इनका भी जनता हिसाब कर देगी। तो आप इस चीज की तो चलिए, देखिए चुनाव पे 4 तारीख को तस्वीर सामने हो जाएगी कि जनता किसका हिसाब करेगी और बिल्कुल कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र गुज्जर जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, हाईकमान आपको टिकट दे देती है और आप यहां से विधायक चुन लिए जाते हैं, तो ऐसा क्या सपना आपने कैथल विधानसभा के लिए सुझाव रखा है? क्या ऐसा करने का मन है कि ऐसा कैथल विधानसभा में होना चाहिए, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वो चीज करूंगा? देखिए मैं कैथल में पला बढ़ा, सारी गलियों में घूमे हूँ हमेशा। और ओम प्रभा जैन स्कूल में पढ़े, तो मेरे साथी ही आजकल सभी दुकानदार बने हुए हैं और भी अन्य साथी हैं। तो दो तीन समस्याएं हैं जो मेरा मतलब पूरा मन में विश्वास है कि हम इसको मिल के सबको सुधारेंगे। शहर के लिए जैसे शहर में काफ़ी जगह पे पार्किंग बनाने की अभी ज़रूरत है, कुछ नए रास्ते बनाने की ज़रूरत है। इसके सिवा शहर में काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो और मतलब हमें जैसे ये आवारा पशुओं की इनके लिए 2-4 गौशाला और बनाने की ज़रूरत है। जो खाली जगह शहर के बीच में पड़ी हैं उनको व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जो हमारा मतलब रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया है वहाँ पे भी कुछ और व्यवस्थाएं सुधारने की ज़रूरत है, कुछ सड़कों के निर्माण की। कल मैं वहाँ गया भी था, वहाँ उन्होंने दिखाया मेरे को। तो काफ़ी वो काम भी करने की ज़रूरत है। और गाँव के लिए जो एक बड़ी समस्या है आज के टाइम जो देखने को मिल रही है, वो जो निकासी की समस्या है, वो शहर में भी है कहीं-कहीं और वो गाँव में भी है। जो गाँव के तालाब किसी समय लोग उनका पानी पीने योग्य होता था, हमारे जानवर भी उसमें मतलब पानी पीते थे। तो वो सारे अभी जो व्यवस्थाएँ हैं, वो कहीं न कहीं हमारा मिसयूज़ होने की वजह से पानी का और गंदे पानी का वो सारा एक बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुका है। तो उन सबको सुधारने का काम करने का बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। और कैथल के लोगों के लिए कनेक्टिविटी जो बढ़ने जा रही है, जैसे 152 डी हो गया या जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे हो रहा है, आज कैथल 2 बड़े एक्सप्रेसवे के मध्य में आ चुका है। तो कोशिश करेंगे कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी प्रार्थना करेंगे कि कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ आसपास डेवलप हो सके, ताकि यहाँ के लोग जो प्रोडक्ट अब आज से कुछ साल पहले तक पानीपत से भी दिल्ली जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते थे, तो अब कैथल का व्यक्ति भी जो व्यवस्था में आप क्या कह रहे हो जो परिवर्तन भाजपा लेके आई है,
आप यहाँ से खड़क पांडुआ से चढ़ के 2 घंटों में ही आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो उसका फायदा हम यहाँ के किसान भाइयों को, ताकि वो अपने दूध के प्रोडक्ट दिल्ली बेच सकें, या अपनी फसल का कोई भी चीज दिल्ली जल्दी पहुंच सके, या कोई भी फैक्ट्री, अब फैक्ट्री एरिया की यहाँ बहुत कमी है, इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इस तरीके की व्यवस्था डेवलप करके, ताकि हमारे व्यापारी भाइयों को अपना व्यापार चमकाने के लिए और कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण वो दिल्ली बॉम्बे तक भी अपने सामान को जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था एक खड़ी करने का मैं प्रयास करूंगा। तो लगातार आप गांव दर गांव जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का किस तरह से प्यार और किस तरह से आशीर्वाद आपको मिल रहा है? नहीं, मैं तो अभिभूत हूँ लोगों का जो प्यार, खासकर युवा साथियों का जो जोश और समर्थन मेरे को प्राप्त हो रहा है, तो मैं उनके जोश और समर्थन का बड़ा आभारी हूँ। और देश में परिवर्तन के लिए या समाज में परिवर्तन के लिए युवा लोगों का जागृत होना सबसे अहम होता है, और मेरा सब युवाओं को मैं कभी भी राजनीतिक भाषण में ज़्यादा नहीं यकीन करता। उनसे मिलके उनके सुख दुख को साझा करना, उनसे सीखने का ही, कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं मानता कोई भी व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है अपने जीवन में, तो अपने लोगों के साथ बैठ के चर्चा करना, उनसे सीखना, और ताकि हम अच्छे तरीके से उन कामों को पूरा कर सके जो युवाओं के सपने हैं, यही मेरा एक माध्यम रहता है, और इसी में मुझे बड़ा समर्थन मिल रहा है। चलिए, क्योंकि एक बात करें, मेरिट बेस पर जो है वो भाजपा टिकट देगी। अब की बार रिश्ते, रिलेशन, सूटकेस इसको दरकिनार की जाएगी, तो उस मेरिट बेस की अगर बात करें तो नरेंद्र गुर्जर अपने आप को कहां समझते हैं? देखिए, भाजपा ने पहले भी हमेशा, जो आप ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो, इस तरीके से कभी टिकट नहीं दी। भाजपा ने पहले भी मेरिट के उस पे ही टिकट दी है, आगे भी मेरिट के उस पे ही टिकट देगा। टिकट हमारे लिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ भाई साहब, मैं संघ से जुड़ा हुआ एक आम कार्यकर्ता हूँ, और अपने जीवन में मुझे इतना पता है कि ये सारी चीज़ें, इनको मैं एक व्यवस्था मानता हूँ, चाहे वो विधायक का पद हो, ये पद है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, इन सब के माध्यम से हमारा जो मेन काम रहता है वो जनता की सेवा करना, और अपने विचारों को, हिंदुत्व के विचारों को लगा लीजिए, या देश की भारतीयता के विचारों को, उन विचारों को जनता के अंदर जागृत करना, ताकि हम इस देश को दोबारा एक विश्व गुरु बनाने का काम कर सके। तो वो हमारा मकसद रहता है। ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है जी, चुनाव हैं, आएंगे, कोई भी हमारा बने, साथी तो बने। वही मेरा सवाल था कि मेरिट बेस पर नरेंद्र गुर्जर कहां स्टैंड करते हैं? ये तो जनता तय करेगी, आप लोग तय करेंगे मेरिट पे नरेंद्र का काम है एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना और उस एग्जाम को लिखने का। इसका फैसला इस एग्जाम में मेरे में जनता ही मेरी टीचर है, आप जैसे साथी हमारे सुप्रीडेंट हैं, आप लोग जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर तो 2024 में नायब सैनी के नेतृत्व में कितनी सीटें लेकर सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे? तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको इसका पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ। आप गांव-गांव, घर-घर जाके भी घूमते होंगे, आपका भी बहुत एक सबसे संपर्क है, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। चलिए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, कैथल के तमाम जनता आपको सुन रही है, तो क्या कुछ अपील, क्या कुछ संदेश उस जनता के लिए रहने वाला है? मेरा संदेश, मेरा अपील कैथल की जनता से यही है कि आप अपने अ, ये एक ऐसा समय है, जैसे हम सब लोग, एक ज़मींदार अपनी फसल मंडी में बेचने जाता है, एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट को लोगों को बेचता है, तो ये भी एक ऐसा समय है, आप लोग खरीदार हो, आप लोगों ने तय करना है कि कौन आपके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है, कौन आपकी आवाज़ को सबसे बेहतर तरीके से उठा सकता है, कौन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर समस्या का सॉल्यूशन और हर लड़ाई को लड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना आपकी ज़िम्मेवारी है, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, आपसे समर्थन की भी उम्मीद रखता हूँ। अगर मेरी बात आप तक पहुँच पाए, मैं आप तक सब जगह नहीं पहुँच पाता, तो अगर मेरी बात के माध्यम से मैं आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब लोगों का प्यार अगर मुझे मिलेगा, तो मैं एक व्यक्ति भी हमारी विधानसभा का ऐसा नहीं होगा जिसको मैं अकेला छोड़ दूंगा, सबके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र गुर्जर। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे हमारे साथ भाजपा के युवा नेता एडवोकेट नरेंद्र गुर्जर, जो कैथल विधानसभा से अपनी ताल ठोके हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा कि कैथल विधानसभा से कौन सा चेहरा जो है वो कैथल के लिए सही रहने वाला है, क्योंकि अब मैदान में एडवोकेट नरेंद्र गुर्जर भी आ चुके हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।